दोस्तों, दिल्ली के निर्भया या कांझावाला ड्रग एंड रन मामले के बारे में आपको याद ही होगा कि कैसे इन मामलों ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश को हिला दिया था। दिल्ली से ही 200 किलोमीटर दूर आगरा में एक पलायन मर्डर केस ने लोगों के बीच हलचल मचा दी थी। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो 2013 में हुई एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही चर्चित केस में से एक है। इस केस की गंभीरता का अंदाजा आप इन बातों से लगा सकते हैं कि इस केस की छानबीन और तफ्तीश पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी और पुलिस ने जब इस केस को सॉल्व कर दिया तब भी लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। 15 मार्च 2013 को शाम 7 बजे आगरा के पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आता है। कॉल करने वाला पुलिस को बताता है कि आगरा के दयाल बाग इलाके में खेल गांव के पास एक लावारिस लाल रंग की ऑल्टो कार खड़ी है और वो कार काफी देर से खड़ी हुई है। अब उस फोन कॉल के बाद ही उस इलाके में पेट्रोलिंग करते हुए सिपाहियों को ये सूचना वायरलेस के जरिए दी जाती है और वो तुरंत ही वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर जब पुलिस उस कार को चेक करती है तो कार अंदर से लॉक थी। अब उसे खोलने की कोशिश की जाती है और काफी कोशिशों के बाद भी जब वो नहीं खुलती तब किसी चाबी वाले को बुलाया जाता है और करीब आधे पौने घंटे के बाद वो कार अनलॉक होती है और उस कार के खुलते ही उसकी तलाशी ली जाती है। तलाशी के दौरान कुछ खास नहीं मिलता, पर उस कार की ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। अब पुलिस द्वारा उस नंबर पर कॉल किया जाता है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी ऋषिपाल शर्मा का है और ऋषिपाल शर्मा ही उस कार के मालिक हैं। पुलिस उन्हें कार के बारे में जानकारी देती है और उन्हें बताती है कि उनकी गाड़ी इस तरह से दयाल बाग के खेल गांव के पास खड़ी है। कार के यूं लावारिस मिलने की जानकारी से ऋषिपाल भी घबरा जाते हैं। वो फौरन अपने घर में इस बारे में बताते हैं और वो सभी लोग तुरंत ही मौके पर पहुंचते हैं। ऋषिपाल जी पुलिस को बताते हैं कि लाल रंग की ये गाड़ी उनकी 23 साल की बेटी नेहा इस्तेमाल करती है और आज सुबह ही वो इस कार को लेकर घर से कॉलेज गई थी। वो शाम 5 बजे तक रोज घर आ जाती है, लेकिन उस दिन वो देर शाम तक घर नहीं पहुंची थी और वो लोग भी उसी की तलाश कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें पुलिस का फोन आया कि कैसे उनकी ये कार यहाँ खड़ी है। वो लोग बहुत ही डरे हुए थे और ये सोच रहे थे कि आखिर ये कार यहाँ कैसे आई और यदि ये कार यहाँ है तो नेहा कहाँ है। और पुलिस ने नेहा के बारे में और डिटेल में जानकारी ली तो नेहा के घर वालों ने उन्हें बताया उनकी बेटी नेहा आज सुबह अपने कॉलेज दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गई थी। वो शाम 5 बजे तक घर आ जाती है, लेकिन उस दिन वो देर शाम तक घर नहीं पहुंची। शाम 6 बजे से नेहा के मोबाइल पर कई फोन किए गए, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है और फिर थोड़ी देर पहले नेहा का फोन उठा और एक लड़के ने उन्हें बताया कि नेहा दीदी तो बाजार गई हैं। अभी घर वाले कुछ और पूछ पाते कि तुम कौन हो, तुम्हारे पास नेहा का फोन कहां से आया, नेहा बाजार किस लिए गई है, वो फोन लेकर क्यों नहीं गई। उतने में उधर से वो फोन कट जाता है। करीब आधे घंटे तक फिर कई बार नेहा के नंबर पर फोन किया गया पर वो फोन नहीं उठा रही थी और आधे घंटे बाद उसी लड़के ने दोबारा फोन उठाया और कहा कि आंटी नेहा दीदी तो मूवी की टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ी है, इसलिए अपना मोबाइल उन्होंने मुझे दे दिया है। हमने बार बार उससे पूछा कि तुम कौन हो, नेहा किस मूवी का टिकट ले रही है, वो कौन से थिएटर में है, पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया और एक बार फिर से फोन कट गया। इसके बाद नेहा को फोन किया गया पर फोन नहीं उठा और थोड़ी देर बाद नेहा का फोन स्विच ऑफ हो गया। ये सारी जानकारी मिलते ही पुलिस को ये मामला थोड़ा गंभीर लगता है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत ही नेहा की तलाशी में लग जाती है और बाहरी छानबीन के बाद अब पुलिस नेहा के कॉलेज पहुंचती है। शाम के करीब 8:30 बज चुके थे। वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि नेहा को आखिरी बार नैनो बायो टेक्नोलॉजी की लैब की तरफ जाते हुए देखा गया था। पुलिस की टीम फौरन बायो लैब पहुंच जाती है। उस लैब का दरवाजा बाहर से लॉक था। अब लैब के उस दरवाजे को खुलवाया जाता है और जैसे ही लैब का दरवाजा खुलता है तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल लैब के उस कमरे में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और सामने फर्श पर नेहा की खून से सनी लाश पड़ी थी। उसके दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे, मुंह में रुमाल ठूसा हुआ था। पूरे लैब में हर तरफ खून से सने टिश्यू पड़े हुए थे। लग रहा था कि मानो कातिल ने हर वार के बाद अपने हाथों का खून टिश्यू से साफ किया हो। इस खौफनाक मंजर को देखकर हर कोई हैरान रह गया था। कॉलेज की एक लैब में बेहद ही खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 16 मार्च की सुबह जब ये केस आगरा के अखबारों की सुर्खियां बना तो लोगों का गुस्सा इतना भड़क उठा कि सभी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट सड़क पर आ गए थे। महिलाओं के संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। जल्दी से जल्दी हत्यारों को पकड़ने और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही थी। नेहा शर्मा आगरा के मशहूर कॉलेज दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। बहुत ही होनहार और बेबाक लड़की। एमएससी एमफिल करने के बाद वो बायोटेक्नोलॉजी से पीएचडी कर रही थी। नेहा के परिवार में माता पिता, उसकी एक बहन और एक भाई था।
माता पिता को अपनी पीएचडी स्कॉलर बेटी पर बड़ा नाज था और अपनी बेटी को वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। और 15 मार्च के दिन जो कुछ भी हुआ उसने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। वो पूरा परिवार सदमे में था। नेहा की खून से सनी लाश मिलते ही इस केस की तेजी से जांच शुरू हुई। सबसे पहले उस लैब को सील कर दिया जाता है, फिर नेहा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। नेहा के साथ पढ़ने वाले सभी लोगों की एक सूची बनाई जाती है और एक एक करके सभी दोस्तों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच होती है। नेहा के साथ पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट से पूछताछ पर जोर दिया जाता है। पुलिस अफसरों की एक बड़ी टीम बनाई जाती है, जहां एक तरफ लगातार पुलिस की पूछताछ जारी थी, वहीं दूसरी तरफ सादे कपड़ों में भी पुलिस कर्मचारी कॉलेज कैंपस में तैनात किए जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी कोई सुराग हाथ लगे। पुलिस की छानबीन को और जांच करते हुए लगभग 3 दिन बीत जाते हैं, पर कहीं से कुछ खास जानकारी उन्हें नहीं मिलती। और तभी एक प्रोफेसर पुलिस को एक लड़के के बारे में बताते हैं। प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे एक ठेकेदार विशाल शर्मा के कपड़ों पर खून के दाग देखे गए हैं और साथ ही उसकी साइकिल पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। ये जानकारी मिलते ही पुलिस सीधे पूछताछ करने उसके घर पहुंचती है और वहां जाकर उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे उन्हें विशाल पर शक होता है। दरअसल पुलिस को वहां एक जीन्स पड़ी मिलती है और उस पर भी लाल धब्बे मौजूद थे और उसके घर के बाहर विशाल के जूते सूख रहे थे। ये सब देखकर पुलिस को अचंभा होता है और पुलिस तुरंत ही विशाल को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। साथ ही पुलिस विशाल के जीन्स पर मौजूद लाल धब्बों के नमूने जांच के लिए लैब में भेजती है। पुलिस शक के बिना पर विशाल से 3 दिन तक पूछताछ करती है, लेकिन आखिरी में पता चलता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। 3 दिन बाद लाल धब्बों की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आती है, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि विशाल की साइकिल, जीन्स और जूते पे मिले लाल रंग के धब्बे खून नहीं थे। इसके बाद पुलिस विशाल को छोड़ देती है। इस केस की जांच करते हुए करीब 15 दिन बीत जाते हैं और अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया था। पुलिस के पास कातिल का ना तो कोई सुराग था और ना ही कोई खबर। पुलिस नेहा के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से लगातार बात कर रही थी ताकि कोई तो सुराग उनके हाथ लग सके। पुलिस अब कॉलेज स्टूडेंट से पूछताछ के साथ साथ नेहा के घर वालों से भी एक बार फिर पूछताछ करती है ताकि नेहा से जुड़ी छोटी से छोटी बात उन्हें पता लग सके। और इसी दौरान नेहा के घर वालों ने पुलिस को बताया कि उदय स्वरूप नाम का एक लड़का नेहा को परेशान करता था। वो लड़का उसी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और पूर्व आईएएस अधिकारी का भांजा है। उन्होंने बताया कि उदय स्वरूप दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ रहा था और इसके बावजूद वो अक्सर बायोटेक्नोलॉजी लैब में आया करता, वहां बैठता, दूसरे रिसर्च स्कॉलर से बातचीत करता और दबंगई भी करता था। और वहां के बच्चों को शक है कि हो ना हो इस केस में उदय स्वरूप का नाम जरूर है। 15 दिन की लगातार इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पहली बार था जब एक नाम पुलिस के सामने आता है। अब पुलिस सीधे उदय स्वरूप से पूछताछ करती है और वो जो कुछ भी पुलिस को बताता है उसके जवाबों से लगता है कि वो नेहा को जानता ही नहीं है और बार बार साफ इनकार करता है कि मेरा नेहा से कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो उससे बात तक नहीं की और ना ही मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। पुलिस भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और पूछताछ के बाद उन्हें भी यही लगने लगता है कि उदय का इस मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। इसी बीच नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है और उस रिपोर्ट में उन्हें पता चलता है कि नेहा की हत्या से पहले उसे क्लोरोफॉर्म सूंघाकर बेहोश भी किया गया था। उसके शरीर पर 20 जगह कटने के निशान थे, जैसे किसी नुकीले औजार से काटा गया हो। पर नेहा के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं, इसको लेकर रिपोर्ट में कुछ स्पष्ट नहीं था। पुलिस अब तक इस मामले में करीब 250 लोगों से पूछताछ कर चुकी थी और एक लंबे इंतजार के बाद ये केस अब सीबीआई को दिए जाने की मांग होने लगी थी। पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। सादी वर्दी में तैनात पुलिस वाले लगातार धीरे धीरे स्टूडेंट से बातचीत करके जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, पर फिर भी कोई सुराग नहीं मिल पाया और हर बार सबने शक जताया कि ये करतूत उदय की ही हो सकती है। पर बिना सबूतों के उदय को उठाना भी मुमकिन नहीं था क्योंकि वो एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस एक बार फिर फॉरेंसिक टीम के साथ उस सील की गई लैब में जाती है। बारीकी के साथ फिर से सुराग जुटाने की कोशिश की जाती है। लैब के सभी उपकरणों पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। फॉरेंसिक लैब में मौजूद सभी चीजों की बारीकी से जांच होती है और कई घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें उस लाश वाली जगह के पास से कुछ बाल मिलते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के थे। अब उन्हें भी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि इसी बीच इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि मर्डर वाले दिन नेहा की लाल रंग की कार को लैब का एक टेक्नीशियन चला रहा था जिसका नाम था यशवीर सिंधु। पुलिस देर रात अब सिंधु के घर पहुंच जाती है और उसे वहां से उठाया जाता है। पूछताछ के दौरान सिंधु पूरी घटना पुलिस को बताता है, लेकिन वो आरोपी कौन है उसका नाम वो पुलिस को नहीं बताता। अब पुलिस ने लैब में काम करने वाले चपरासी और सफाई कर्मचारियों से भी लंबी पूछताछ शुरू की और इस पूछताछ से भी उन्हें यही पता चला कि उदय स्वरूप का इस लैब में अक्सर आना जाना था।
हर जगह से शक उदय की ओर ही इशारा कर रहा था। पुलिस भी उदय पर फोकस कर रही थी, पर उनके पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं था। और तभी पुलिस को लैब से बरामद हुई बालों की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है। उस रिपोर्ट से पता चलता है कि लैब में नेहा की लाश के पास मिले बाल उदय के ही हैं। अब क्या था, पुलिस को नाम भी पता था और सबूत भी पुलिस के पास थे। पुलिस सीधे उदय स्वरूप को थाने बुलाती है। उससे पूछताछ के दौरान एक साइकोलॉजिस्ट को भी साथ में बिठाया जाता है और इस बार पुलिस उदय स्वरूप से पूछताछ के लिए एक नया तरीका अपनाती है। पुलिस ने इस बार उसे मौखिक सवाल ना करते हुए छोटी छोटी पर्चियों में ढेरों सवाल लिखे और उदय से कहा कि वो लिखकर इसका जवाब दे। ये सिलसिला चलता है और एक साइकोलॉजिस्ट के सामने पूछताछ कड़े सवालों की घेराबंदी और सबूत पहले से ही पुलिस के सामने था। और इस बार उदय टूट जाता है और कैसे उसने नेहा की हत्या की पूरा सच वो कबूल करता है। इसके बाद ही उदय स्वरूप और यशवीर सिंधु को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाता है और ये पूरी कहानी सबके सामने आती है। दरअसल उदय बार बार लैब जाकर नेहा से बातचीत करने की कोशिश करता था, पर नेहा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। इस बात से परेशान होकर उसने लैब टेक्नीशियन यशवीर सिंधु से मदद ली। उदय को पता था कि यशवीर कभी कभी नेहा की गाड़ी ड्राइव करके उसको घर छोड़ता है। मार्च 2013 को सिंधु ने उदय को फोन करके बताया कि नेहा आज लैब में अकेली है। स्वरूप अपने साथ लैब में यूज होने वाली क्लोरोफॉर्म की एक शीशी वहां लेकर जाता है। अब वो लैब पहुंचता है तो उसने देखा कि नेहा अपना काम कर रही थी। वो नेहा के पास जाता है, पर नेहा ने उसे एक बार फिर नजरअंदाज किया। तभी उदय चुपके से नेहा के पीछे आकर अपने रुमाल पर क्लोरोफॉर्म डालकर रुमाल नेहा के नाक पर रखकर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में नेहा बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। इसके बाद वो नेहा के मुंह में रुमाल ठूसकर उसके हाथ पीछे बांधकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर शायद नेहा पर क्लोरोफॉर्म का उतना असर नहीं हुआ था और नेहा पूरी तरह बेहोश नहीं हो पाई थी। उसने उदय की हरकतों का कड़ा विरोध किया। हाथ तो बंधे थे, पर उसने अपने पैर चलाकर उदय को दूर करने की लगातार कोशिश की। इसी बीच उदय कांच का पिपेट उठाकर उसे आधा तोड़कर नेहा पर हमला करता है। वो नेहा के शरीर पर उस नुकीले पिपेट से लगातार वार करता है, जिसके बाद नेहा की बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से मौत हो जाती है। उसके बाद वो नेहा की कार की चाबी और लैपटॉप वहां से उठाता है। लैब के बाहर जाकर वो यशवीर सिंधु को उसकी कार की चाबी देता है ताकि वो उसे कहीं दूर ठिकाने लगा दे। यशवीर नेहा की कार को चुपके से दयाल बाग के खेल गांव के पास खड़ी कर देता है और वहां से अपने घर चला जाता है। साथ ही उदय चपरासी से कहकर लैब में ताला लगवा देता है कि ताकि कोई अंदर ना जा पाए, और वो खुद बाहर नेहा के लैपटॉप को पूरी तरह से तोड़कर वहीं आसपास की झाड़ियों में फेंक देता है। इस केस के 39 दिनों बाद 23 अप्रैल 2013 में इस घटना का खुलासा हुआ और साल 2015 में दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। उदय स्वरूप और यशवीर सिंधु जेल में बंद हैं और नेहा के घर वाले लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस केस के अपराधी भी पकड़े गए। अगर आपको ऐसे ही केसेस की तह तक जाकर पूरी सच्चाई जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।